28 दिन बाद मूवी अभी हाल हाल ही में रिलीज हुई है और इसमें इस कहानी का पहले भाग की तरह ब्रिटेन अभी भी उस वायरस से उतना ही तबाह है जितना 28 दिन बाद मूवी में था। वायरस में म्यूटेशन हो चुके हैं, इन्फेक्टेड के बर्ताव में बदलाव आया है और यहां पर छोटा सा टापू टापू देखते हैं जहां पर आने जाने के लिए एक छोटी सी सड़क है। टापू पर एक छोटी सी कम्युनिटी थी जिसने दिखाया कि सर्वाइवल मुमकिन है, भले ही इसका मतलब प्रोग्रेशन की कमी हो। भले ही इस मूवी का बजट पहले वाली से बिल्कुल अलग स्केल का था, लेकिन इसने जो चीज शानदार की वो थी गहरे थीम्स को दिखाना। ये थीम्स थे पुराने जमाने को छोड़ने की स्ट्रगल, नई जिंदगी की खूबसूरती, प्यार की ताकत और मौत को स्वीकार करने का जज्बा। तो चलो इस वीडियो में चलते हैं और करते हैं 28 साल बाद मूवी को एक्सप्लेन। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्पाइक और उसकी मां ईसेर ने डॉटा केल्सन को ढूंढ लिया, जिसे स्पाइक के पिता ने पागल करार दिया था। यह पता चलता है कि स्पाइक की मां की कंफ्यूजन की वजह कैंसर था। लेकिन इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में, जो टेक्नोलॉजी के मामले में बाबा आदम के जमाने में जा चुकी है, तो उसे न तो दर्द से राहत मिल सकती थी, न ही बीमारी से लड़ने का मौका और कोई थेरेपी। इसलिए डॉ केल्सन ने उसे मारकर उस दर्द से मुक्ति दी जो जल्द ही और भयानक होने वाला था। इसके बाद स्पाइक को एहसास हुआ कि मां के बिना उस टापू पर कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए वो वापस जाना चाहे। उसने कहा कि टापू के लोग झूठे थे, उसे पुरानी दुनिया और बाहर की हकीकत के बारे में झूठ बोलते थे। जब स्पाइक ने पहली बार मेनलैंड पर कदम रखा, उसने अपने पिता से पूछा कि ये दुनिया कहां तक जाती है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां समुद्र दिखना बंद हो जाए? और यही वो आखिरी सीन में करता दिखा। अपनी मां को दिल में और पिता की फाइटर बनने की सीख को दिमाग में रखकर वो और अंदर की ओर बढ़ गया, एक बड़े मकसद और बेहतर जिंदगी की तलाश में जो उस टापू से कहीं ज्यादा थी। बच्चों को समाज और कम्युनिटी में उनके रोल सिखाने वाले छोटे छोटे सीन स्पाइक को बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि उसे लगता था कि वो जिंदगी जीने लायक नहीं थी। उसे पता था कि बाहर एक पूरा देश है, कम्युनिटीज हैं, नॉलेज है, और यही उसे खींच रहा था। इसलिए उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि वो तब लौटेगा जब तैयार होगा। जब वो मछली खा रहा था, एक इन्फेक्टेड उसकी ओर दौड़ा जिसे उसने मार डाला। लेकिन जैसे ही वो भागा, तो कुछ और इन्फेक्टेड उसकी ओर भाग रहे थे। रास्ते में एक ब्लॉकेट पर उसे एक गोरा आदमी मिला जिसके पास उल्टा क्रॉस था। उसने पूछा कि क्या वो और उसके दोस्त मदद कर सकते हैं। ये सीन फिल्म की शुरुआत से जुड़ा था, जहां जिमी, एक छोटा लड़का जिसका पिता प्रीस्ट था और आउटब्रेक में इन्फेक्टेड हो गया था, उसके पिता ने उसे क्रॉस को हमेशा साथ रखने को कहा था। जिमी बड़ा हो चुका था और लगता था कि वो किसी कल्ट का लीडर बन गया है। उल्टा क्रॉस पहनकर ऐसा लगता था कि उसका भगवान पर से विश्वास उठ चुका है। आखिर अगर भगवान है तो लोग मर क्यों रहे हैं जिस तरह उन्होंने एक इन्फेक्टेड को उल्टा लटकाकर मारा, वो शुरुआत के उस बर्न वाले सीन की याद दिलाता था जब स्पाइक ने पहली बार एक्सप्लोर किया था। लगता है कि जिमी और स्पाइक पहले भी एक दूसरे को चूक गए थे। जिमी और स्पाइक के मिलने से लगता है कि स्पाइक अब मेनलैंड की जिंदगी का पहला स्वाद लेने वाला है। जिमी क्रिस्टल के कल्ट में शामिल होकर, जो कि इस जवान लड़के के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिमी सर्वाइवल के लिए नहीं, मजे के लिए मारता है। इस मूवी में लॉस, लव, होप और ऐसी दुनिया में आगे बढ़ने की संभावना को दिखाया गया जो आपको वहीं रोकना चाहती थी। 28 साल बाद रेज वायरस के इन्फेक्टेड इतने म्यूटेट हो चुके थे कि वो सिर्फ गुस्से और कत्ल करने वाले प्राणी नहीं रह गए थे। उनके पास अब थोड़ा हायर ब्रेन फंक्शन था। उनमें कम्युनिटी का सेंस था, एक लीडर था। वो नहा रहे थे और बढ़ भी रहे थे। पिछले 3 दशकों में उनका डेवलपमेंट गजब का था। वो इंसानों की प्राइमल बिहेवियर को मिरर कर रहे थे, कम्युनिटी और एकजुटता की चाहत। यहां तक कि उनके अल्फा में दुख जताने की क्षमता थी जब उसने ट्रेन वाली औरत को मरा देखा।
इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड के बीच का फासला अब पहले जितना नहीं था। दूसरी तरफ इंसानों में भी रेज की झलक दिखी, जो बता रहा था कि ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं छिपा है। स्पाइक और ईसर के जरिए लॉस और लव को दिखाया गया। स्पाइक ने अपनी मां की बीमारी का पता लगाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। टापू पर डॉक्टर न होने की वजह से कोई नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ है। मेनलैंड पर डॉ केल्सन को ढूंढने पर पता चला कि उसे कैंसर है और वो जल्द मरने वाली है। डॉ केल्सन का किरदार दिलचस्प था। बाहर से वो पागल लगता था, जिसके पास मास ग्रेव थी, लेकिन असल में वो मरने वालों को याद रखने की कोशिश कर रहा था। मेमेंटो मोरी, लैटिन में याद रखो तुम्हें मरना है, और मेमेंटो अमोरिस, याद रखो प्यार करो, के जरिए उसने बताया कि आखिरकार सबका एक ही अंत है, लेकिन जिंदगी में आप क्या करते हैं वही मायने रखता है। प्यार ही इंसानों और इन्फेक्टेड को अलग करता है। एक और थीम थी पुरानी दुनिया को मिस करना। लोग 30 साल बाद भी पुराने जमाने को याद कर रहे थे, प्रोग्रेशन की बजाय अतीत में अटके थे। लेकिन स्पाइक जैसे नई जनरेशन को पुरानी दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी। उसे डिलीवरी ड्राइवर, इंटरनेट या फोन का मतलब नहीं पता था। यही वजह थी कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहता था। मध्य युगीन जंगों के सीन ये दिखा रहे थे कि इंसान उस दौर में लौट चुके हैं। लेकिन डॉसम महाबेगेल्सन जैसे लोग, जिनके पास दवाइयां थीं और आयोडीन का इस्तेमाल करके इन्फेक्टेड को दूर रखने के तरीके थे, दिखा रहे थे कि नॉलेज अभी भी मौजूद है, बस लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। टापू के लोग बंद थे और ये उनकी प्रोग्रेस को रोक रहा था। ईसर का दिमाग अतीत में अटका था और उसकी मौत उस मानसिकता के खत्म होने का प्रतीक थी। इसलिए स्पाइक बाहर की दुनिया देखने निकल गया। ये मूवी जबरदस्त थी। ये पिछले 2 मूवीज का शानदार एडिशन है। वायरस के म्यूटेशन और इन्फेक्टेड का डेवलपमेंट गजब था। डरावने थे, और वो छोटे मोटे कीड़े जैसे इन्फेक्टेड देखकर हंसी भी आई। ये अब तक की सबसे अच्छी दिखने वाली इन्फेक्टेड वाली मूवी थी। मेरा सुझाव, जरूर देखो, खासकर अगर आपको ओरिजिनल पसंद थी। ये उसी जैसी फील देती है। तो बस यही था 28 साल बाद का रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेनेशन।